सफल बिजनेसमैन बने, तो अचानक आपका ये मोड़ राजनीति की तरफ कैसे बढ़ा? पार्टी का तो वैसे तो मोदी जी से मैं पूरा फैन हूँ। यहाँ की जो जनता है, जनता के बीच में मैं जाता हूँ, हर समाज के साथ में जाता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। और समाज वाले कहते हैं कि आपके जैसा हमारे नाथद्वारा का विधायक बन गया। हमारा नहीं लगता है नाथद्वारा में तो कहते हैं कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है, हाथी से टकराना है। जो भी बड़ा नेता है तो सामान्य आदमी ने ही पहले हराया हुआ। देखो जिंदगी भर बागेरी गिनाने से भी हुक्म कोई विकास नहीं होता है। धरातल पे कुछ भी देखो, हर टाइम मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं सीपी साहब। इस बार दावेदारों में भी नाथद्वारा विधानसभा में संतों के नाम भी हैं, तो मेवाड़ राजघराने के मेंबर का भी नाम है। इन सभी दावेदारों में मदन सिंह जी अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो मैं बिल्कुल पार्टी को जीत दिलाऊंगा। मदन सिंह जी की बजाय किसी दूसरे को अगर टिकट मिल गया तो? पूरा मेवाड़ नहीं, पूरा राजस्थान ही जीता। नेता तो आवे वोट टाइम हाथ जोड़े बाकी आवे ही नहीं, तो यह स्थिति तो मदन सिंह जी ने नहीं हुई, क्योंकि अभी होटलों कारोबार गुजरात में गया था। सचिन पायलट और अशोक गहलोत कुर्सी खींचने में रहे, लोगों का काम ही नहीं हुआ है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का घमासान चल रहा है। भाजपा हो या कांग्रेस या अन्य जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, सभी मैदान में उतरे हैं। और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जो दावेदार हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको आप तक पहुंचाएं, या संभावित जो दावेदार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, उनको आप तक पहुंचाएं। उनका क्या बायोडाटा है, उनकी क्या जर्नी रही, किस तरह से वो अब चुनाव में उतरने जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज राजसमंद जिले के नाथद्वारा विधानसभा में हैं और नाथद्वारा में भाजपा के युवा दावेदार मदन सिंह जी चौहान हमारे साथ में हैं। मदन सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप थोड़ा सा आपका परिचय बताएं। मेरा जन्म एक छोटा सा गांव है कोठा, वहाँ नीलवावड़ी में मेरा जन्म हुआ है। वो पापा का नाम है लाल सिंह जी चौहान और हम 5 भाई थे, उसमें से 2 भाई की हमारी डेथ हो गई। और उसके बाद घर की परिस्थितियों को देख के मैं 97 में गुजरात चला गया था। वहाँ एक बड़ौदा में सियाजीगंज में एक रेस्टोरेंट में काम किया। ये स्थिति क्यों आई आपको रेस्टोरेंट में नौकरी करने की? वहाँ ऐसे वो घर की परिस्थिति भी थी और मेरे को यूँ था कि मेरे को कुछ करना है। वहाँ से फिर मैं गुजरात आ गया। वहाँ किस में नौकरी की? रेस्टोरेंट थी या होटल लाइन? क्या होटल ही थी, रेस्टोरेंट। हाँ, उसके बाद फिर क्या मन में आया कि मैं खुद का कुछ करूं? मैं खुद का ही कुछ करूं और मैंने चाय का केबिन लगवाया। ये अहमदाबाद में सरखेस में लगवाया। 8-9 महीना 10 महीने जैसे मैंने वो केबिन चलाया। फिर मैंने एक रेस्टोरेंट किया खाने पीने का, जो SG हाईवे पे कर्णावती क्लब के पास में मैंने किया था। फिर वो 1 किया 2 किया ऐसे करके मेरे चैन बन गई थी कृष्णा के नाम से। फिर अचानक से मेरे को 2007 से मैं सारंगपुर हनुमान जी को बहुत मानता था, वहाँ मैं दर्शन करता अवसर जाता था। वहाँ से मैंने 2007 से मारुति नंदन के नाम से मेरी फॉर्म स्टार्ट कर दी। उसके बाद एक से एक करते मेरी आज कृष्णा रेस्टोरेंट जो था वो आपने नाम परिवर्तन करके मारुति नंदन एग्जैक्ट। ये बात बता रहे हैं आप 2007 की? हाँ जी। तो 2007 तक आपने कितना कारोबार कर लिया वहाँ? लगभग कितने, मतलब ये रेस्टोरेंट आपकी चैन बन गई? 2007 तक मेरी 3-4 रेस्टोरेंट थी। अच्छा, तो उसके बाद केवल इस रेस्टोरेंट में पूरी आपकी रुचि रही या आगे भी कुछ? नहीं, रेस्टोरेंट भी रही मेरी। और 2010 में मैंने एक बड़ी होटल भी बनाई साणंद में। उसके बाद आपने नाथद्वारा में बड़ी जो होटल बनाई, ये कैसे मन में आया? बहुत सारे गुजराती टच में थे और वैष्णव समाज से वो कहते थे यार नाथद्वारा में जाते हैं खाने की, यार मज़ा ही नहीं आती है, वहाँ पर ऐसा खाना वहाँ दे दोगा तो आपकी होटल चलेगी। फिर मेरे को भी यूँ सोच लगा कि नहीं यार, अपना गांव है और अपने को जाके अपने गांव में भी होना ज़रूरी है, क्योंकि पीछे जो फैमिली में से भी बच्चों को भी अपना गांव याद रहेंगे। तो मैंने कहा जन्म भूमि के ऊपर भी अपना कुछ होना चाहिए। तो अभी लगभग जैसे आपके इस कारोबार में बढ़े, तो अभी वर्तमान में कितने अपने आउटलेट्स हैं, होटल वगैरह? अभी हमारी 35 रेस्टोरेंट है और 3 होटल है। अच्छा, तो इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे आपने अपने जो वर्कर्स हैं, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप? अभी 2200 का स्टाफ है। अच्छा, तो ये अचानक ये आप इसमें बिजनेस में काफ़ी ग्रो किया, आपने आगे बढ़े, सफल बिजनेसमैन बने, तो अचानक आपका ये मोड़ राजनीति की तरफ कैसे बढ़ गया? क्योंकि हम गुजरात में धंधा करते थे, तो गुजरात में 2003 के पहले आपने देखा होगा कि वहाँ कभी भी कर्फ्यू लग जाता था। और अच्छा, दंगे फसाद बहुत होते थे। 2002 से मोदी जी का मुख्यमंत्री बने, उसके बाद मुझे
कभी ऐसा लगा नहीं कि गुजरात में कभी दंगे हुए। तो वहाँ के व्यापारी भी आज खुश है, कभी भी जा सकते हैं। आज महिला भी कभी भी कहीं भी घूम सकती है। रात को 12 बजे भी महिला घूम रही है, तो डर नहीं किसी भी चीज़ का। मतलब वहीं से आपको राजनीति की यूँ लगा कि मैं भी इसमें हाँ, जाऊँ? मैं बस पार्टी का काम कर रहा था और गुजरात में भी वहाँ पे भी शुरू कर? वहाँ पे भी मैं मेरे से जितना होता है वहाँ मैंने किया ही था। हमारे घाटलोडिया विधानसभा में भूपेंद्र भाई जब वहाँ सीएम है तो उनके एरिया में हम आते हैं। तो वहाँ भी मैं भोपाल में रहता था, तो वहाँ भी हर बूथ पर जाके मैं सबको यही ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग अपने को भूपेंद्र भाई को जिताना है। जो मतलब आपके सीएम हैं गुजरात के, वो उनके विधानसभा में उसी विधानसभा में आता हूँ। तो उनके साथ में ही आपने मतलब पार्टी का वहाँ बेसिक सीखा। और उसके बाद अपने अगर पार्टी का तो वैसे तो मोदी जी से मैं पूरा फैन हूँ। हाँ, उस समय से ही उसी समय से उनसे प्रभावित हुए। लेकिन अपने जैसे राजसमंद में अगर राजनीति जिले में आपने कब से शुरुआत की? 2012 से। अच्छा, तब से ये इसमें भी यहाँ पे। और ये मन में कब आया कि मैं इसमें क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बनूं और उसके साथ यहाँ की जो जनता है, जनता के बीच में मैं जाता हूँ, हर समाज के साथ में जाता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। और समाज वाले कहते हैं कि आपके जैसा हमारे नाथद्वारा का विधायक बन जाए, हमारा कुछ भला हो जाए। अब आप तैयारी करो, हम आपके साथ हैं। और पार्टी जो मेरे को टिकट देती है तो मैं बिल्कुल निश्चित रूप से सीट निकालूंगा और 100% विजय बने। यूँ नहीं लगता है नाथद्वारा में तो कहते हैं कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है, हाथी से टकराना है, बड़े नेता है ऐसा कहते हैं। देखो, बड़े नेता है बिल्कुल मैं मानता हूँ, जो भी बड़ा नेता है तो सामान्य आदमी ने ही पहले हराया हुआ है। कल्याण सिंह जी भी एक सामान्य कार्यकर्ता ही थे, हुक्म उन्होंने भी चुनाव हराया हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि सीपी साहब हर बार चुनाव जीत रहे, 3 बार चुनाव हारे। लेकिन फिर भी यूँ बताते हैं कि जो एक सीएम कैडर का आदमी है, जो पहले 2008 में मुख्यमंत्री की दौड़ में थे और इसी वजह से कहते हैं क्षेत्र में खूब विकास करवाया है, बागेरी है, 4 लेन है, ऐसे मुख्य रूप से ये बड़े बड़े काम जो प्रोजेक्ट लाए वो उस वजह से लोग उनके फैन हैं। देखो, जिंदगी भर बागेरी गिनाने से भी हुक्म कोई विकास नहीं होता है। कोई हाईवे बना दिया, वो एक विकास, वो कितनी बार गिना होगा आप? बाकी कहाँ आप उनवास साइड चले जाओ, आप आमली चौक से यहाँ बस स्टैंड तक आ जाओ, आप शहर में वहाँ दिख जाएगा। आप परावल में चले जाओ, आप खड्डे भरे हुए, पानी से भरे हुए थे। इस बार तो नाथद्वारा में कितना विकास करवाया, चाहे DMFT में हो, शहर में हो, गांव में हो, तो उस विकास के चलते वोट मांगने की जरूरत नहीं, एक तरफा जीत होगी। कांग्रेस वाले तो ये देखो हुआ होगा, कागजों में हुआ है, धरातल पे कुछ भी नहीं। कांग्रेस वाले जो इस बार जो प्रचार चल रहा है कि नाथद्वारा में जो सीपी जोशी हैं इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं कि इस बार जैसे जीते तो मुख्यमंत्री बनेंगे। देखो, हर टाइम मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं सीपी साहब। 2008 में भी हार गए सीपी साहब, लेकिन जनता को कहीं न कहीं उन्होंने कमियां छोड़ी होगी, जनता का नहीं सुना होगा। यहाँ का जैसे नाथद्वारा विधानसभा का पूरा इतिहास पुराना अगर देखें तो भी ये है कि कोई भी विधायक 2 बार से तीसरी बार उसको नहीं बनाया जनता ने, केवल 2 बार तो मौका दिया ही दिया। हर एक विधायक को 2-2 बार मौका दिया। वो तो नाथद्वारा की जनता बहुत समझदार है। बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनेंगे। और मैं नहीं, कोई कमल का फूल जो भी लेके आ रहा है वो विधायक बनेंगे नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से। तो इस बार दावेदारों में भी नाथद्वारा विधानसभा में संतों के नाम भी हैं, तो मेवाड़ राजघराने के मेंबर का भी नाम है, आपका भी है, बहुत सारे हैं। तो उसमें कहाँ असमंजस की स्थिति नहीं लग रही? बिल्कुल, हुक्म दावेदारी सब कर सकते हो। इन सभी दावेदारों में मदन सिंह जी अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और पार्टी मेरे को विश्वास करेगी और मेरे को टिकट देती है तो मैं बिल्कुल पार्टी को जीत दिलाऊंगा। तो यूँ नहीं लग रहा है जैसे दूसरे दावेदार हैं, अगर वो नाराज हो गए तो वो फिर आपका साथ देंगे कि नहीं देंगे? आपके कहीं उनकी नाराजगी कैसे मना पाओ? बिल्कुल होगा, मैंने किसी के साथ ऐसा कोई भेदभाव रखा नहीं है और भेदभाव की राजनीति मैंने अभी तक किसी के साथ की नहीं है। और सारे दावेदार हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे। मदन सिंह जी की बजाय किसी दूसरे को अगर टिकट मिल गया तो मैं उनके साथ तन मन धन से खड़ा हूँ। मुख्य रूप से अभी एक मेवाड़ राजघराने का काफ़ी नाम चल रहा है बीजेपी में कि वो चुनाव लड़ने की ये चर्चाएं जो चुनावी गलियारे में चल रही है। बिल्कुल लोग हम सुनिए, वो पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी निर्णय लेती है उनके साथ हम।
अगर इस बार का जो चुनाव पार्टी लड़ रही है बीजेपी, तो ऐसे क्या बड़े मुद्दे हैं जिनको चिन्हित किया है पार्टी ने और दावेदारों ने कि ये मुद्दे हैं कि नाथद्वारा के चुनाव में सबसे प्रभावी रहेंगे, वो उसकी वजह से लोग बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा? देखो, इसमें तो आपको पता ही है कि आप सनातन धर्म को लेके, जैसे कन्हैया लाल की हत्याकांड, महिलाओं के साथ बलात्कार, आप प्रतापगढ़ में देख लो, वो महिला को नवस्त्र करके गांव में घुमा रहे। ये तो कांग्रेस का कुशासन, और ये झगड़ते रहे 5 साल तो कुर्सी के चक्कर में। सीपी साहब अशोक गहलोत अपने कुर्सियां बचाने में ही रहे। तो क्या लग रहा है इस बार का जो ये चुनाव है केवल इन अपराध को लेकर लड़ा जाएगा, या जैसे आपने पिछले चुनाव में वादे बहुत बड़े बड़े किए थे, किसानों का कर्जा माफ, 1 2 3 4 5 6 10 तक गिनती गिनो, कर्जा माफ हो जाएगा। अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि कर्जा माफ हुआ है। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जाता है कि विचित्र भौगोलिक स्थिति है नाथद्वारा विधानसभा की, तो उन्होंने नए नए ऑफिस खोल दिए, नए नए तहसीलें बना दी, ब्लॉक बना दिए। तो ये यूँ बताते हैं कि इससे तो खूब हमने डेवलप किया, लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता, अपने क्षेत्र में ही ये सब काम हो रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं विकास हुआ है? हुक्म, यहाँ कोई विकास नहीं। आज जो भी प्रवास में बॉम्बे जा रहे हैं, कोई सूरत जा रहा है, बड़ौदा जा रहा है, यहाँ लोगों के लिए कोई रोजगार का काम करना चाहिए सीपी साहब को। पर्यटन आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ दर्शन किए कहाँ जाएंगे? वो उदयपुर जाएंगे। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ का। वो 4 घंटे 2 घंटे उनका टाइम पास यहाँ हो जाए, घूम ले फिर ले। यहाँ होटल का प्रोजेक्ट कोई लाना चाहिए। बॉम्बे और गुजरात जावे, क्यों जावे? कारण कहीं रोजगार रहे सब जाओ, रोजगार ही नहीं है लोगों के पास। मंगरा ही है, मंगरा में क्या करेगा लोग? ये भी तो केवल मिराज और जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज है। ये तो बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, मदन जी ने इतने सारे लोगों को रोजगार दे के रखा है। नाथद्वारा में 50% डेवलपमेंट इन्होंने विकास किया है नाथद्वारा का, और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मदन जी भाई साहब को। नाथद्वारा में जो भी अभी जैसे कांग्रेस की तरफ जो कई पदाधिकारी भी आए हैं, उनसे बातचीत भी की, तो वो कि जैसे नाथद्वारा में आ गए, इसका मतलब काफ़ी अच्छी जगह, अच्छे शहर में आ गए। ये तो इस तरह के दावे कर रहे हैं कांग्रेस के नाथद्वारा तो चमन हो गया। ये नाथद्वारा तक ही है, और नाथद्वारा के पास आगे चले जाओ, आप फतेहपुरा चले जाओ, हल्दी घाटी साइड चले जाओ, कोई गाँव में कोई विकास नहीं होता। उनका तो दावा है कि उन्होंने जैसे अलग अलग ब्लॉक बनाए, तहसीलें बनाई, तो उससे शहर गांव के जो लोग दूर से आते थे, उनके अब गांव में ही सब काम हो रहे हैं। तहसीलें बनाने से कोई विकास नहीं हो गया, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जाओ आप ऑफिस में, स्टाफ भी नहीं मिलेंगे आपको, खाली पड़े हैं। करें, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गहलोत पायलट हो या अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे करते रहे, तो ये चीज़ें तो बीजेपी में भी तो कहीं कहीं लग रहा है जयपुर या राजधानी या दिल्ली स्तर पर झगड़ा चल रहा है। कहीं नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई कुर्सी की लड़ाई है ही नहीं। एक बार वसुंधरा जी की नहीं चल रही या ऐसी नहीं चल रही थी, ये चीज़ें कहीं खटपट की बातें आती तो है। ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। मेवाड़ में आपने जैसे देखें कि बड़े नेता थे पहले, किरण जी माहेश्वरी का एक बड़ा नाम था कि मेवाड़ के बड़े बड़े नेता हैं। इसी तरह गुलाब चंद जी कटारिया बड़े नेता हैं। इस बार ये वो दोनों ही नेता नहीं हैं। किरण जी माहेश्वरी का निधन हो गया है और गुलाब चंद जी कटारिया राज्यपाल बन गए। क्या उनकी कमी मेवाड़ को खलेगी या मेवाड़ उनकी कमी को पूरी कर पाएगा? कार्यकर्ताओं की पार्टी है वो, और वो कमी जरूर दिखेगी, उनकी कमी खिलेगी, लेकिन उनके मार्गदर्शन से ही कार्यकर्ता के रूप में सब काम करेंगे वो। तो नाथद्वारा और पूरे मेवाड़ की क्या स्थिति रहेगी? पूरे मेवाड़ में हमारा बड़ा लीडर अभी उनकी जगह सीपी जोशी साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष। वो एकजुट करेंगे और पूरी मेवाड़ की सीटें देंगे। पूरा मेवाड़ नहीं, पूरा राजस्थान ही जीत रहा होगा, और 160 सीटें आ रही होगा। ये दावा तो कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं कि हम 150 सीट 60 सीट आ रही। तो दावा कांग्रेस वाले तो दावे हमेशा ही करते ही होगा। बीजेपी जाती है वो काम करती है। गांव वालों से बात करते हैं तो वो कह रहे ये रहा। एक कुछ लोगों से बात की कि नेता है, नेता तो आवे वोट रे टाइम हाथ जोड़े बाकी आवे ही नहीं। तो यह स्थिति तो मदन सिंह जी ने नहीं हुई, क्योंकि अभी होटलों कारोबार गुजरात तक हटा था। नहीं रहेगा वो। मैं 5 साल में गुजरात नहीं गया हूँ, गया हूँगा महीने में 1 आध दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। मैं 1 मिनट गुजरात छोड़ के आया हूँ, और लोगों की सेवा करें अपने, तो यही है लोगों का। चुनाव जीतने के बाद जनता को कैसे तालमेल बिठाएंगे, जनता को समय कैसे दे पाएंगे? हुक्म 5 साल से मैं जनता के बीच में ही हूँ, और मैं एक सामान्य घर से हूँ, और आज भी मेरे घर पे भैंसे
और पापा वो खेती कर रहे हैं और मैं खुद खेती में काम करने वाला हूँ। मैं एक सामान्य घर का लड़का हूँ। तो ये लग रहा है जब बीजेपी को चुनेगी हुक्म बिल्कुल जनता को मन बना दिया है कि बीजेपी को लाना है और कांग्रेस जा रही है। तो मैं कांग्रेस वालों से बात करता हूँ तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस रिपीट हो रही है। कांग्रेस रिपीट हो ही नहीं सकती। क्यों? कांग्रेस के काम क्या हुआ है? सचिन पायलट और अशोक गहलोत कुर्सी खींचने में रहे, लोगों का काम ही नहीं हुआ है। बलात्कार हुआ है, कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ है, पेपर लीक हुए। तो ये चीज़ें तो गहलोत साहब कहते हैं कि पेपर लीक के अपराध के केवल राजस्थान में नहीं है, सब पूरी देश में हो रहे हैं, दुनिया भर में हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। ये क्या नई चीज़ नहीं है यहाँ। गहलोत साहब को तो हर जगह यही भाषण रहता है। हुक्म उसके आंकड़े उठा के देख लो, और आप भी चलाते हो, आपकी न्यूज में देखता हूँ मैं। यो एक मन में किस तरह आयोग में जरूरतमंदारी मदद करूँ, हेल्प। હું એક સામાન્ય ઘરનો વ્યક્તિ હું મારા પપ્પાના સંસ્કાર, દાદાજીના સંસ્કાર, પણ એક સામાન્ય આદમીની આપા મદદ કરી શકા। कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी वाले तो मोदी के नाम से वोट लेते हैं, इनका काम कुछ नहीं करते हैं। लोकल मुद्दे तो हमेशा रहेंगे हुक्म। और मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं हुक्म जो आप 2014 के बाद विश्व में सम्मान बढ़ाया भारत का। तो ये थे मदन सिंह जी, जिनके पूरे कैरियर की कहानी आपने जानी। आपने राजनीतिक बातें भी की, क्षेत्र के विकास की बातें भी की, और कहीं न कहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में मदन सिंह जी दमखम के साथ में चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और आपका दावा है कि इस बार निश्चित तौर पर न सिर्फ नाथद्वारा विधानसभा से भाजपा की जीत होगी, बल्कि पूरे मेवाड़ में विजय का डंका बजेगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जनता का वोट बताएगा कि जनता का रुख किस ओर रहता है। लेकिन आपने सुना मदन सिंह जी मुख्य रूप से एक साधारण परिवार से हैं और नाथद्वारा विधानसभा के कूठवा ग्राम पंचायत के नील बावड़ी गांव के रहने वाले हैं। यहाँ पर एक सामान्य परिवार में पले बड़े, पढ़ाई हुई, और उसके बाद सबसे पहले 1997 में आप बड़ौदा गए, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट में नौकरी की। और वो नौकरी के दौरान फिर मन में जहन में आया कि कुछ खुद के दम पर कुछ किया जाए, कैसे आत्मनिर्भर बने। उस आत्मनिर्भर बनने के सपने को लेकर फिर आप 1999 में अहमदाबाद पहुंच गए, जहां पर एक चाय का केबिन शुरू किया और केबिन के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया। और करीब 9-10 महीने के बाद ही आपने एक रेस्टोरेंट खोला, कृष्णा रेस्टोरेंट की शुरुआत की। उस रेस्टोरेंट में अच्छा कारोबार हुआ, तो फिर धीरे धीरे चाय के केबिन को आपने रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके साथ रेस्टोरेंट का भी कारोबार आगे बढ़ता गया। 2007 तक आपने अलग अलग जगहों पर करीब 3 रेस्टोरेंट खोले, और 2007 में फिर आपने मारुति नंदन रेस्टोरेंट में उसका नामकरण कर दिया, क्योंकि आप उस बालाजी के मुख्य रूप से भक्त थे। और बालाजी को लेकर हनुमान जी के भक्ति के चलते आपने इस रेस्टोरेंट का नाम भी चेंज किया, और उसके साथ ही फिर आगे जो ऊंचाइयां छूते गए, इस कारोबार को आगे बढ़ाते गए। और धीरे धीरे करके आज गुजरात में 35 से ज़्यादा रेस्टोरेंट की चेन बन चुकी हैं, और नाथद्वारा में 5 स्टार होटल हैं, तो यही होटलें गुजरात में भी हैं। धीरे धीरे ये कारोबार बढ़ता है। फिर इसी के दौरान आप मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि पहले गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उनके पद चिन्हों पर उनके आदर्शों को आपने अपनाया। वहाँ के गुजरात के अमन शांति को आपने देखा, विकास को देखा, और उसी से प्रभावित होकर कहीं न कहीं आपको लगा कि मैं राजनीति में आगे बढ़ूँ। और उसी राजनीति के तहत आप अब नाथद्वारा विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। नाथद्वारा विधानसभा में मैदान में डटकर मुकाबले के लिए खड़े हो गए हैं। तो ये थी मुख्य रूप से मदन सिंह जी चौहान की जर्नी, की किस तरह से एक सामान्य परिवार से उठते हैं, कारोबारी बनते हैं, और अब राजनीति की तरफ कदम रखने को लेकर तैयार होते हैं। कुछ ये जर्नी निश्चित तौर पर आपके जीवन को भी प्रभावित करेगी कि किस तरह से एक आम व्यक्ति एक चाय की छोटे से केबिन से अपने जीवन की कैरियर शुरुआत करते हैं, किस तरह से एक सफल बिजनेसमैन बनते हैं। इसमें अब राजनीति के जरिए समाज सेवा की ओर जो कदम रखा है, इस कदम के दौरान पार्टी किसे टिकट देती है ये भी भविष्य के गर्त में है, लेकिन आपका
का ये मानना है कि वे प्रबल दावेदारी के साथ में मैदान में डटे हैं। अगर उन्हें टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर वे जीतेंगे, और अगर दूसरे को भी टिकट मिलेगा तो भी उनके लिए भी वे तन मन और धन से तैयार हैं और पार्टी को एकजुट करने के लिए वे हमेशा तैयार रहेंगे। हम भी प्रयास करेंगे इसी तरह मदन सिंह जी के साथ अन्य दावेदार, अन्य प्रत्याशी, उनके भी जर्नी, उनका बायोडाटा आप तक पहुँचाएँ। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।